स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश के विकास की असली नींव होती है, जनगणना। और खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 की जो जनगणना होने वाली है ना, वो एकदम अलग होने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इसके नियम, भूमिकाएं और इसकी जमीनी हकीकत। अब एक सवाल, क्या सरकारी कागजों में एक मकान और परिवार का मतलब वही होता है जो हम और आप आम जिंदगी में समझते हैं? हमें लगता है ईंट गारे से बना ढांचा मकान है और खून के रिश्तों से बना ग्रुप परिवार है। लेकिन सरकारी तंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो ऑफिशियल परिभाषाएं हम डिकोड करने वाले हैं वो सच में चौंका देने वाली हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले डिजिटल जनगणना और उसके 34 सवाल, फिर भवन और मकान की असल पहचान, परिवार और मुखिया की परिभाषा, प्रगणकों यानी एनुमरेटर्स के लिए नंबरिंग के रूल्स, और आखिर में जानेंगे कि ये सटीक डेटा देश के भविष्य के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, डिजिटल जनगणना और वो 34 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रोसेस दो बड़े फेज में बटा है। 7 मई से सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना शुरू होगी। मतलब लोग खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म भरेंगे एक 11 डिजिट की आईडी जनरेट होगी। इसके बाद 22 मई से फील्ड का काम शुरू होगा, जहां प्रगणक घर घर जाएंगे। और मजे की बात यह है कि अगर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भर लिया है तो प्रगणक को बस वो 11 डिजिट की आईडी बतानी होगी। इससे टाइम भी बचेगा और काम भी एकदम सटीक होगा। और ये काम बहुत बड़े स्केल पर होना है। हर घर से पूरे 34 क्रूशियल सवाल पूछे जाएंगे, जैसे पीने के पानी का सोर्स क्या है, कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, घर की स्थिति कैसी है, या कौन सी संपत्ति है। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये वो डेटा है जिस पर पूरे देश की प्लानिंग और हमारी राष्ट्रीय पहचान टिकी होती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, भवन और मकान की पहचान। डेली लाइफ में हम जिसे बिल्डिंग कहते हैं, जनगणना की डिक्शनरी में उसका मतलब एकदम स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले परिसर यानी प्रीमाइसेस का मतलब क्लियर करते हैं। ये सिर्फ इमारत नहीं है, इसमें बिल्डिंग के साथ वाली जमीन, आंगन या कॉमन जगह भी शामिल होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी जमीन को परिसर मानने के लिए चार दीवारी या बाउंड्री वॉल का होना भी जरूरी नहीं है। जहां लोग रह रहे हैं और जिस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा एरिया परिसर माना जाता है। अब देखिए, भवन और जनगणना मकान में क्या बारीक फर्क है। भवन तो वो स्ट्रक्चर है जिसमें 4 दीवारें और एक छत है, लेकिन जनगणना मकान उस भवन का वो हिस्सा है जिसका अपना अलग मेन गेट या मुख्य प्रवेश द्वार हो। रूल बड़ा सिंपल है, अगर अलग एंट्री गेट है, चाहे वो सीढ़ियों पर खुले या सीधे सड़क पर, तो वो एक अलग जनगणना मकान काउंट होगा। इससे कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं और सबके गेट अलग हैं, तो बिल्डिंग एक है लेकिन जनगणना मकान 4 माने जाएंगे। अब एक और केस सुनिए, एक शंकुआकार या कोन जैसी झोपड़ी है जो सीधे जमीन को छू रही है और दीवारें नहीं दिखती। क्या वो भवन है? बिल्कुल है, कोई भी रहने लायक स्ट्रक्चर भवन है। अच्छा, अगर सर्वेंट क्वार्टर है और नौकर मालिक के साथ ही खाना खाता है तो वो उसी घर का हिस्सा है। लेकिन अगर उसकी रसोई अलग है तो उसका क्वार्टर एक अलग जनगणना मकान कहलाएगा। है ना बारीक चीजें? तो चलिए इमारतों से निकलकर अब अंदर रहने वाले इंसानों की बात करते हैं, यानी परिवार और मुखिया की परिभाषा। और यकीन मानिए, ये रूल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सेंसस की नजरों में परिवार का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन या खून का रिश्ता नहीं होता। इसके लिए जो रूल लागू होता है वो है साझा रसोई यानी कॉमन किचन। अगर कुछ लोग, चाहे रिश्तेदार हों या दोस्त, एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं तो वो एक परिवार हैं। लेकिन अगर सगे भाई भी एक छत के नीचे रहते हैं और अपना अपना खाना अलग बनाते हैं तो कागजों में वो अलग अलग परिवार गिने जाएंगे। परिवारों को 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, सामान्य, संस्थागत और बेघर। सामान्य परिवार तो वो हैं जो साझा रसोई इस्तेमाल करते हैं। संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल परिवार वो होते हैं जहां बिना खून के रिश्ते वाले लोग साथ खाते रहते हैं, जैसे जेल, हॉस्टल या वो पीजी जहां 6 या उससे ज्यादा लोग हों। इनमें मुखिया का नाम नहीं बल्कि उसका पद लिखा जाता है, जैसे वार्डन या जेलर। और हाँ, जो मेहमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर आए हैं उन्हें पक्के निवासियों में बिल्कुल काउंट नहीं किया जाता। अब सवाल आता है, घर का मुखिया कौन है?
जरूरी नहीं कि वो घर का सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो या कोई पुरुष ही हो या सबसे ज्यादा कमाने वाला हो। मुखिया वो है जिसे पूरा परिवार डिसीजन मेकर मानता है। इसके अलावा SC/ST स्टेटस को लेकर बहुत सख्त रूल्स हैं। अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए दर्ज होता है, जबकि ST का दर्जा किसी भी धर्म के लिए लागू हो सकता है। और प्रगणकों को यह साफ निर्देश होता है कि वे जातियों को ऑफिशियल राज्य सूची से क्रॉस चेक जरूर करें। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर्स के लिए नंबरिंग के नियम। फील्ड में काम करने वालों को ये रूल्स फॉलो करना मस्ट है ताकि कोई घर छूटे ना और कोई डबल काउंट ना हो। सबसे गोल्डन रूल है ऐप से पहले मैप। HLO ऐप खोलने से पहले अधिकारियों को पूरे ब्लॉक का पैदल चक्कर लगाकर एक लेआउट मैप बनाना होता है। इससे डिजिटल गलतियों के चांस खत्म हो जाते हैं। नंबरिंग शुरू हमेशा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से होती है और सर्पाकार या जिगजैग पैटर्न में साउथ ईस्ट तक जाती है। और रूल ये भी है कि सड़क के एक तरफ का पूरा काम निपटाने के बाद ही दूसरी तरफ जाना है। अब देखिए, जो मकान नंबर दिए जाते हैं वो म्युनिसिपल नंबरों से एकदम अलग होते हैं। इनका फॉर्मेट हमेशा 4 डिजिट का होना चाहिए। मतलब अगर घर का नंबर 1 है तो उसे 1 नहीं बल्कि 0001 लिखा जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें पूरे देश के डेटा में एक रूपता सुनिश्चित करती हैं। और अगर फील्ड पर कुछ अजीब सिचुएशन आ जाए तो मान लीजिए मकान नंबर 10 और 11 के बीच एक नया घर बन गया है, तो उसे 10/1 जैसा सब नंबर दे दिया जाएगा। जो इंस्टीट्यूशनल परिवार हैं उन्हें सिस्टम सीधा 999 कोड दे देता है। और अगर कोई घर बंद है या खाली है तो मकान नंबर तो मिलेगा लेकिन परिवार नंबर नहीं। पर हाँ, प्रगणक को यह जरूर मेंशन करना होगा कि वो घर खाली क्यों है, क्या लोग टूर पर गए हैं या किराएदार का इंतजार है। तो इन सब टेक्निकल रूल्स के गहरे समंदर से बाहर आते हैं और बात करते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। आखिर ये डेटा देश के भविष्य के लिए क्यों मायने रखता है। सत्यमेव जयते, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये नेशनल डेटा कलेक्शन का कोर प्रिंसिपल है। ये सिर्फ कागजों पर छपे नंबर नहीं है, ये वो सॉलिड डेटा है जो ये तय करता है कि अगले 10 सालों में कहाँ नए स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पतालों की जरूरत है और किस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करनी है। इसलिए ये बात बहुत ही सटीक बैठती है कि भरी हुई हर एक जानकारी इस देश के बेहतर कल की नींव का पत्थर है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे कोई नागरिक अपनी जानकारी दे रहा हो या कोई एन्यूमरेटर उसे रिकॉर्ड कर रहा हो, हर एक सही एंट्री हमारे देश के प्लानिंग को मजबूत बनाती है। एक छोटी सी गलती बड़ी योजनाओं को हिला सकती है, इसलिए एक्यूरेसी ही सब कुछ है। तो क्या ये सारी जानकारी ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि जनगणना की ये पूरी मशीनरी कितनी स्मार्ट और साइंटिफिक है? मकान और परिवार की ये डेफिनेशन शायद पहले हमें पता ही नहीं थी। ये डेटा कलेक्शन दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से 2026-27 और खासकर यूपी में होने वाली जनगणना का पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या हम सब इस महाअभियान में पूरी सटीकता के साथ अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं? जागरूक रहिए और सही जानकारी देकर देश का भविष्य तय करने में अपनी भूमिका निभाइए।